Good morning. So now we are going to discuss the structure of the atmosphere. जो वायुमंडल की संरचना है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं वायुमंडल के, जो डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन है वायुमंडल का, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो नीचे से और अगर हम ऊपर तक जाएं, ये हमने अभी बताया इंट्रोडक्शन में कि एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है. और चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पे दिन और रात के तापक्रम में बहुत ज़्यादा अंतर है. दिन में +200 है तो रात में -100 है. तो ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर एंड द अपर एटमॉस्फेयर. जो लोअर एटमॉस्फेयर है इसको होमोस्फीयर बोलते हैं, और जो अपर एटमॉस्फेयर है इसको हेट्रोस्फीयर बोलते हैं. जो ट्रोपोस्फीयर है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो मीसोस्फीयर है, ये होमोस्फीयर में है, जबकि आयनोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर दे कम्स अंडर द अपर एटमॉस्फेयर, दैट इज द हेट्रोस्फीयर. फिर गैसेस को भी दो भागों में बांट लेते हैं. सम आर permanent gases and some are non-permanent or temporary gases. जो permanent gases हैं, they are oxygen, they are nitrogen, they are argon. Their percentage remains the same in the atmosphere, whereas temporary gases are carbon dioxide, ozone, because their percentage keeps on changing from time to time. तो जो lower atmosphere है इसको हम लोग होमोस्फीयर भी बोलते हैं, और जो अपर एटमॉस्फेयर है इसको हम लोग हेट्रोस्फीयर भी बोलते हैं. अब ये जो वायुमंडल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे नीचे वाला, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. ये सबसे निचला हिस्सा है वायुमंडल का, जो पृथ्वी की सतह के संपर्क में है. और अगर इसकी ऊंचाई देखें तो ये पृथ्वी की सतह से लेके और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है ट्रोपोस्फीयर. अगर हम डेंसिटी देखें गैसेस की, तो आप ये बोल सकते हैं कि मोर अबाउट 90% ऑफ द गैसेस दे आर फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर, एंड द टोटल वाटर वेपर्स एंड द टोटल डस्ट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर. तो जितना धूल के कण हैं और जितने जलवाष्प हैं, वो सब के सब ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. इसका मतलब यह है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का वह निचला भाग है जो पृथ्वी के संपर्क में है, और मौसम से संबंधी सारी की सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं. एंड दैट्स व्हाई ट्रोपोस्फीयर इज आल्सो नोन एज थिएटर ऑफ द वेदर. मौसम का रंगमंच इसको हम बोलते हैं. एक और बहुत खास बात है कि इस ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हम जमीन की सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापक्रम कम होता जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में ह्रास दर और इंग्लिश में लैप्स रेट बोलते हैं. और ये क्या होता है लैप्स रेट? जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कम हो जाता है. इसीलिए गंगोत्री ठंडा है, इसीलिए शिमला ठंडा है, इसीलिए मसूरी ठंडा है, इसीलिए नैनीताल ठंडा है, और लखनऊ गर्म है, क्योंकि लखनऊ समुद्र तल से 120 से 25 मीटर की ऊंचाई पे है, जबकि गंगोत्री 4000 मीटर की ऊंचाई पे है. तो अगर हम लैप्स रेट लगा दें तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे, या हम कहें 1000 मीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा. दिस लैप्स रेट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनके नाम पे की एक करंट भी है जिसको पेरू करंट बोलते हैं, और वो मानसून बनाने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है. एल नीनो और ला नीना और इंसो एल नीनो सदर ऑसिलेशन, वो जब हम मानसून पे आएंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. लेकिन अभी हम ये जानें कि ऊपर जाने पे तापक्रम कम होता जाता है, जिसको हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे तापक्रम बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, भूतापीय ढलान बोलते हैं. 33 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ जाता है. अब ये जो ट्रोपोस्फीयर है, हमने ये बताया
कि गैसेस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसी स्फीयर में है। डस्ट पार्टिकल्स, टोटल डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण इसी में पाए जाते हैं। टोटल वाटर वेपर्स इसी में पाए जाते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं ये बादल बनाने में काम आते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फीयर में ही होगा। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। इसका मतलब टोटल का टोटल बरसात जो है वो ट्रोपोस्फीयर में ही होगी। जो बादल गरजते हैं, जो बिजली चमकती है, जो तूफान आते हैं, जो बरसात होती है, जो ड्यू, फॉग, मिस्ट, जितनी भी चीजें आप मौसम से संबंधित घटनाएं जानते हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फीयर में ही घटित होती हैं। अब अगर कोई बोले कि साइरस कहाँ मिलेगा, कुमुलस कहाँ मिलेगा, निम्बस कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटोनिम्बस कहाँ मिलेगा, कुमुलोनिम्बस कहाँ मिलेगा, जितने तरीके के भी बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, दे आर फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर ओनली। ट्रोपोस्फीयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वायुमंडल का, सबसे निचला भाग है वायुमंडल का, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं बहुत घटित होती रहती हैं। इसका मतलब कोई भी एविएटर जो होगा, जहाज उड़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, वो इस लेयर को अवॉइड करेगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेदर फ्लक्चुएशंस। इसलिए इसमें, लेकिन इस लेयर के बाद थोड़े, जैसे ये लेयर समाप्त होता है तो जो दूसरी लेयर आती है उसको बोलते हैं, लेयर तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक विसंगति आती है जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, जिसमें कि ये सारी की सारी घटनाएं जो घटित हो रही थी पॉज हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसीलिए जनरली हवाई जहाज के उड़ानों के लिए ट्रोपोपॉज इज द बेस्ट प्लेस। लेकिन ये जो ट्रोपोस्फीयर की हमने ऊंचाई और जो चौड़ाई आपको 0 से 18 किलोमीटर बताई है, वो ऐसा नहीं है कि हर जगह यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इक्वेटर पे जहां पे कि टेम्परेचर मैक्सिमम है, जब टेम्परेचर मैक्सिमम है तो गैसेस क्या होंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ये इक्वेटर पे ट्रोपोस्फीयर थिक होगा और ध्रुवों पे जहां पे कि तापक्रम कम है, जब तापक्रम कम होगा तो गैसेस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। हम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है तो, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम लोग भी एक्सपेंड कर जाते हैं। पढ़ा होगा फिजिक्स में कि रेलवे की पटरियों के बीच में दूरी छोड़ दी जाती है ताकि गर्मी के दिनों में जब वो एक्सपेंड करें तो पटरी डिस्टर्ब न होने पाए, एक दूसरे के ऊपर न चढ़ने पाए। दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन दिस आयरन रॉड्स। तो ये ट्रोपोस्फीयर है और ट्रोपोपॉज में वो सारी की सारी चीजें रुक जाती हैं। जो तापक्रम मिनिमम ट्रोपोस्फीयर में पाया गया है वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक एकदम ऊपरी सतह में पाया जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे तापक्रम घटता जाता है। अब जो दूसरा लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ये लेयर 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक होती है और इस लेयर में ही ओजोन पाया जाता है। एंड ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन इस मामले में महत्वपूर्ण है कि ओजोन एक ऐसी गैस है जो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम सबको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। कैटरैक्ट से अगर ओजोन लेयर आए तो कैटरैक्ट बढ़ जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। तो ओजोन जो गैस है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सूर्य से निकलती है, जो सूर्य है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे हर तरीके की वेवलेंथ निकलती हैं, वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लॉज। मैं रेडिएशन के लॉ भी बताऊंगा, स्कैटरिंग के भी लॉ बताऊंगा, रेडिएशन रिफ्लेक्शन के भी लॉ बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन के भी लॉ बताऊंगा, क्योंकि जब हम इंसोलेशन पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से स्कैटरिंग होती है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से रेडिएशन होता है और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, क्या मुख्य नियम हैं उसके। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोगों को बहुत से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसीलिए चूंकि इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, इसीलिए इस लेयर को कभी कभी कीमोस्फीयर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई केमिकल रिएक्शन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने पे तापक्रम बढ़ता जाता है और जो सबसे ऊपरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर की होती है उसका करीब करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड
तापक्रम हो जाता है और इसमें कोई भी बादल नहीं मिलते। लेकिन जो हाईएस्ट क्लाउड होता है, जब क्लाउड पढ़ेंगे तो बताऊंगा, लोअर क्लाउड, इंटरमीडिएट क्लाउड एंड अपर क्लाउड। जो अपर क्लाउड होता है जिसको हम लोग पर्ल क्लाउड भी बोलते हैं, जिसको हम बर्ड फुट क्लाउड भी बोलते हैं, और जो साइरस होता है वो साइरस स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जा सकता है। तो अगर कोई क्लाउड स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रहा है तो निश्चित रूप से साइरस क्लाउड ही होगा। अब जो तीसरा लेयर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर जो है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें फिर ऊपर जाने पे तापक्रम घटता जाता है, और अगर हम इसका तापक्रम देखें कि मैक्सिमम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। और मीसोस्फीयर में एक बादल पाया जाता है, वो न तो साइरस है, न कुमुलस है, न स्ट्रेटस है, न तो निम्बस है, जो चार मुख्य तरीके के बादल होते हैं, न तो वो जो इन चारों से कॉम्बिनेशन से मिलकर 10 तरीके के बादल होते हैं वो कोई बादल है, बल्कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटेराइट डस्ट होती है, उसके मिलने से एक बादल बनता है एंड दैट इज नोन एज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। तो दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहां पे एक बादल पाया जाता है जिसका नाम है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, मीसोस्फीयर में पाया जाता है। ये लेयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो तीसरी लेयर, जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में ये होता है कि ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर तापक्रम कभी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि घट रहा है। इसमें फिर ऊपर जाने पे तापक्रम बढ़ने लगता है और वो करीब करीब प्लस 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। आयनोस्फीयर की खासियत ये है कि यहाँ पे सारी की सारी गैसेस आयनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं। अगर हमको कोई भी ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन O- रहेगी, अगर हाइड्रोजन मिल रही है तो हाइड्रोजन H+ के रूप में रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो आयंस होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सारी गैसेस अगर चार्ज स्टेट में रहेंगी तो हमको यहाँ पे लाइट भी दिखाई दे सकती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पोल्स पे रेड कलर की लाइट दिखाई देती है, जिसको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। आई हैड बीन टू आर्कटिक, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक में जब हम लोग गए थे, जो भारत का पहला एक्सपेडिशन था, तो बहुत से लोग वहाँ पे सिर्फ बहुत से देशों के साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करते थे, वो ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने के लिए ही आते थे, जो कि पोलर लाइट्स होती हैं, जो कि टिपिकल मंथ्स में हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास दिखाई देती हैं। आयनोस्फीयर की एक और बहुत खास बात होती है कि सारी की सारी रेडियो वेव्स इसी से होकर गुजरती हैं, आयनोस्फीयर से ही, और इसलिए इसको D, E, F और G इन लेयर्स में बांटा गया है। D तो D ही है, E में भी 2 हो गया है, E1 एंड E2, F में भी 2 हो गया है, F1 एंड F2। जो D लेयर है, इससे शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स होकर गुजरती हैं। ये मीडियम रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे हम नीचे की लेयर में जाते हैं, वैसे वैसे शॉर्ट वेव्स को वो एब्जॉर्ब करती जाती हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसी लेयर से होके हमारे रेडियो वेव्स जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए BBC लंदन सुनते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के बाद से जो लास्ट है दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो आयनोस्फीयर की अपर लिमिट है, वो वहां से लेके मोर देन दैट है। जो अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर है दैट इज वेरी डिबेटेबल। कुछ लोग बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन यह है कि 1000 किलोमीटर तक तो हम मिनिमम मान ही सकते हैं। बट द डेंसिटी ऑफ द गैसेज आर वेरी वेरी लो इन द एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स भी बहुत ही डोमिनेंट रहती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट layers of the atmosphere.
which are having their unique characteristics, which are having their unique thickness, unique elevation from the Earth's surface up to the atmosphere. Thank you.